Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने लर्न कर लिया है। उसके 4 वीडियोस से ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड किए हैं और अब आज से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को लर्न करना शुरू करेंगे। तो बहुत ही ध्यान के साथ इसको वॉच करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हर कंसेप्ट को मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके बताऊंगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा की तरह हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। द एक्शन कार्य दैट इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट इज रिटर्न इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। समझिए, जो कार्य वर्तमान काल में जारी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन तो इतनी सी है, लेकिन समझिए, जो काम वर्तमान काल में जारी है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहते हैं। आगे वाली बात क्या है इसकी, ये इसकी शर्तें हैं। ये दो शर्त होगी तब ही ये कॉन्टिन्यूअस होगा। द टाइम ऑफ इट्स बिगिनिंग, काम के शुरू होने का समय, एंड एंडिंग, खत्म होने का समय, इज नॉट गिवन, कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया हो और कार्य के समाप्त होने का समय नहीं दिया हो तो ही काम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। मैं आपको ये कह दूं कि मैं आपको 4 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? क्या मैं 4 महीने से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, क्या ये वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस का है? क्या वीडियो को पॉज कर लें, लिख के बताएं, मुझे बताएं, कमेंट में भेजें। आई एम जस्ट वेटिंग। यस, ये जो मैंने बोला है ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है, क्योंकि इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ है। 4 महीने से पढ़ा रहा हूँ। सो ऐसा कोई भी वाक्य है जिसके कार्य के प्रारंभ होने का और कार्य के समाप्त होने का समय दिया हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं होगा। मतलब वी जस्ट नो एन एक्शन इज कंटिन्यू, हम सिर्फ इतना पता होता है कि काम जारी है। जैसे मैं बोल दूं मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आपको इस सेंटेंस में ये पता नहीं है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ और कब तक पढ़ाऊंगा। मैं ये बोल दूं कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं टीवी देख रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं कब से टीवी देख रहा हूँ और कब तक टीवी देखूंगा। जब आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि काम प्रेजेंट में जारी है, काम के समाप्त होने और काम के शुरू होने का समय नहीं दिया हुआ है, तो तो आप उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ी थी, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी अपनी एडवर्ब होती है। सभी टेंसेस की अपनी अपनी एडवर्ब होती हैं। उन एडवर्ब्स को उन टेंस के साथ रिलेट करके लर्न करना है। अगर आप उनको लर्न नहीं कर पाते हैं, आप टेंस नहीं सीख पाएंगे। टेंस सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है। टेंस सीखने का मतलब है फिल इन द ब्लैंक। जो वर्ब के सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, उनको अगर आप सही करना चाहते हैं तो आपको उसकी वर्ब एडवर्ब लर्न करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या एडवर्ब होगी। नाउ, नाउ ए डेज का मतलब आजकल। नाउ ए डेज को क्या कहते हैं, आजकल। टुडे भी आ सकता है, एट प्रेजेंट भी आ सकता है, एट मोमेंट भी आ सकता है। इन दिस या इन दीज, इन दोनों में से कोई एक वर्ड, जस्ट मैं कह दूं इन दिस मंथ कह सकता हूं और इन दीज वीक्स कह सकता हूं, तो दोनों वर्ड आएंगे। अगर दिस और दीज वर्ड आता है, इनके साथ में टाइम वर्ड आता है, तो 100% वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। दिस वीक आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दीज वीक्स आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने दोनों चीजें लिखी है, दिस और दीज प्लस टाइम वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं। दिस मंथ कह सकते हैं, दीज मंथ्स कह सकते हैं, दिस ईयर कह सकते हैं, दीज ईयर्स कह सकते हैं। बस ये दिस सिंगुलर के लिए होगा, दीज प्लूरल के लिए होगा, इतना सा फर्क है। अगर ये आता है तो निश्चित तौर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। आप इसे ऐसा ही अंडरस्टैंड करें और इस एडवर्ब ऑफ टाइम को कंठस्थ कर लें, 100% कंठस्थ कर लें इसको। ये आपको टेंस के साथ में रिलेट होकर लर्न होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये एडवर्ब जो यहाँ आ गई ये और कोई भी टेंस में नहीं आएगी, और कोई भी टेंस में नहीं आएगी। अगर ये वर्ड जहाँ आते हैं वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है
इज, एम, आर। जनरली इस बात के बारे में सबको पता होता है कि इसका यूज कहाँ होता है, आर का यूज कहाँ होता है, एम का यूज कहाँ होता है। फिर मैं बता देता हूँ। इज का यूज होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम आता है। आर का यूज यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, सब लोगों को पता भी रहती है। अब हम पढ़ते हैं मैन वर्ब के बारे में। इज, एम, आर के साथ हमेशा मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगी। इज, एम, आर के बेसिक सेंटेंस, मैंने मेरे इस चैनल पर एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लॉन्च कर रखा है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें मैंने ये बताया कि इज, एम, आर का यूज कैसे होता है। कभी इनके बाद में आईएनजी आती है, कभी इनके बाद में थर्ड फॉर्म आती है, कभी इनके बाद में नाउन आता है। ये उन लोगों के लिए जो बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर की वीडियो को देखें। 5-7 वीडियो वहाँ पे 10-10 मिनट के, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके हो जाएगी। उसके बाद आप इसे बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं साथ में सीख लूँगा, आप नहीं सीख पाएंगे। उनको पहले देख करके सीखें। अब यहाँ मैंने पढ़ा है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी। जैसे मैं कह दूं गोइंग, मेकिंग, रीडिंग, स्टडिंग, रनिंग, अगर ये कंडीशन है, आईएनजी लग जाती है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसकी बेसिक जानकारी ले ली है। अब हम इस टेंस की सेंटेंस को बनाने सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। और सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले हमेशा सीखते हैं पैटर्न। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। स्टेटमेंट सेंटेंस मैंने आपको अलग से पढ़ाए हैं। जिन स्टूडेंट्स को सेंटेंस के बारे में पता नहीं है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरा सेंटेंस की वीडियो देखें। मैंने अलग से 7 वीडियो सेंटेंस की डिटेल्ड स्टडी, सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे पहचान होती है, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, कब कब इन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो पहले उनको पढ़ें। स्टेटमेंट सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या आएगी? इज, एम, आर आएगी। अब यदि स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों स्टेटमेंट होते हैं। आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकता है ना। सो नोट, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, अगर जरूरत पड़े तो यहाँ लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। अदरवाइज क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर फॉर्म आ जाएगी। तो इसको देखते हैं। आई एम स्टडिंग इन CGRM स्कूल, मैं CGRM स्कूल में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये महसूस होता है कि सेंटेंस में, सेंटेंस जो है, जो कार्य है, वो उसके प्रारंभ होने का समय पता नहीं है और काम के फिनिश होने का समय पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि काम चल रहा है, कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस होंगे वो इसी टेंस में लिखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पवन इज राइटिंग ए स्टोरी नाउ, पवन अब एक स्टोरी लिख रहा है। तो क्या आपको इस सेंटेंस से कार्य के प्रारंभ होने, कार्य के समाप्त होने का पता चलता है? नहीं चलता है। अगर नहीं चलता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। पवन है इसलिए इज आया है। क्या आया है? इज है, क्योंकि पवन सिंगुलर है। मैं कह दूं सुनील एंड मंजू आर वोटरिंग द प्लांट्स एट प्रेजेंट। अब वोटर एक नाउन भी होता है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है तो वह बन जाता है। ध्यान दीजिए, वोटर नाउन भी होता है। वोटरिंग अगर लगा दूं कब? यदि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब आती है, तो ये आईएनजी लगने से मैन वर्ब बन जाता है। इसका मतलब पानी दे रहा है, पानी दे रहा है। तो सुनील और मंजू पेड़ पौधों को इस समय एट प्रेजेंट पानी दे रहे हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि वो कब से पानी दे रहे हैं और कब तक देंगे। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो पानी दे रहे हैं। सो यहाँ सुनील एंड मंजू दोनों इसलिए आर आया है और आईएनजी हमेशा साथ में आती है। पैटर्न को हमेशा मैच करें। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग चेस इन द स्पोर्ट्स रूम, इस सेंटेंस में हमें ये पता नहीं है काम कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा। हमें ये पता है कि स्टूडेंट
स्पोर्ट्स रूम में चेस खेल रहे हैं। हालांकि मैंने इसके साथ में एडवर्ब नहीं लगाई है क्योंकि हम इसी सेंटेंस का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो बिना एडवर्ब का सेंटेंस आ ही नहीं सकता। इसी सेंटेंस में अगर मैं यहाँ ब्लैंक कर दूं तो इसी सेंटेंस के 12 आंसर होंगे। क्या आंसर होंगे? 12 आंसर होंगे। कोई भी आंसर किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। तो एग्जाम में जब ये सेंटेंस आएगा तो उसमें एक ही आंसर होगा और उस एक आंसर के पीछे लॉजिक होगा। लॉजिक जैसे नाउ आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऑलवेज आ जाए, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, एवरी संडे आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो ये सबकी पहचान रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। अमन इज नॉट कमिंग टू स्कूल इन दीज डेज। देखिए मैंने कहा था ना इन दिनों में अमन स्कूल नहीं आ रहा है। अब इन दिनों में मैं ये पता नहीं है किस दिन से और किस दिन तक। हमें इतना पता है कि इन दिनों में, हो सकता है ये कल से, या इन दिनों का मतलब इन दिनों के बारे में फिक्स टाइम का पता नहीं है। तो ये ऐसे होता है, अमन के साथ इज आएगा। और नोट मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ये भी समझ में आया होगा। यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह से बनेगा। अब हमने ये कर लिया। अब आपके लिए क्विज है। आपको इसके कितने 8 सेंटेंस बनाने हैं और ये सेंटेंस यूट्यूब कमेंट में लिखने हैं कि ये सेंटेंस क्या क्या है। देखते हैं हम आगे। अब हम इंटरोगेटिव सीखेंगे। मैंने सेंटेंस के पैटर्न में सिखाया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप और WH वर्ड। इसकी डिटेल्ड स्टडी मैंने वहाँ बताई है। जिनको इसके बारे में जानकारी कम है उनसे निवेदन है कि उनको पहले देखें। तो यस और नो टाइप क्या होते हैं? The sentence that is answered in yes, either yes or no is known as yes or no type sentence। ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर या तो yes हो सकता है या no हो सकता है, उसको yes और no टाइप कहेंगे। जैसे मैं कह दूं कि आपका नाम पवन है, तो आप इसमें yes और no ही देंगे। लेकिन मैं ऐसा पूछूं आपका क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताएंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा नाम मोहन है, तो माई नेम इज मोहन। तो ये अलग तरह का सेंटेंस है। क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में होगा उसे यस और नो टाइप कहेंगे। इसकी पहचान होगी दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद ए हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होंगे। ध्यान दें, ये दीज सेंटेंसेस आ गया, यहाँ स्टार्ट ही आएगा। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, तो देख लें। यहाँ क्या आएगा? स्टार्ट ही आएगा। क्या आ जाएगा? स्टार्ट आ जाएगा। आगे और पढ़ते हैं। तो WH वर्ड के सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस दैट इज answered in description as an answer of who, what, how, etc. is known as WH और HOW word type sentence। जो भी क्वेश्चन जो कि WH या HOW या और कोई वर्ड से शुरू हो, जिनमें आंसर में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जैसे मैं पूछ लूं क्या आपके पास क्या है ना, तो आपके पास जो है उस चीज का नाम बताना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका नाम बताना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो WH टाइप का इक्वेशन होगा, उसे WH टाइप वर्ड कहते हैं। आगे में इसके डिटेल स्टडी करते हैं। अब हम पहले यस और नो टाइप को पढ़ेंगे। यस और नो टाइप का पैटर्न है, मैंने बताया था इंग्लिश ग्रामर में जब भी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो। जो कि यहाँ आ रही थी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले आ रही थी, उसको सबसे पहले रख दो, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। अगर ऐसा रहता है तो वो यस और नो टाइप और WH वर्ड टाइप सेंटेंस बन जाएगा। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यस और नो टाइप, हेल्पिंग वर्ब इज MR हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर नोट लगाना है तो यहाँ लगाना है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे हम देखते हैं इज पवन कमिंग हियर टू सेलिब्रेट दिस हिज बर्थडे। क्या अमन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आ रहा है? यस और नो में आंसर होगा। आर बॉयज क्वेरलिंग इन द क्लास। क्या बच्चे क्लास में क्वेलिंग कर रहे हैं? आर यू टेकिंग मेडिसिन प्रॉपरली। क्या आप मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे हैं? आर दे नोट प्लेइंग चेस। क्या वो चेस प्ले नहीं कर रहे हैं? देखो नोट कहाँ आया है? मेन वर्ब के पहले। हमेशा ध्यान रखें, मेन नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आते हैं। कभी कभी टीचर्स हमें ये पढ़ा देता है कि मेन नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मतलब यहाँ आना चाहिए, तो नहीं। नोट एक एडवर्ब होती है जो हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। इज पवन या रमन लर्निंग हिज लेसन। क्या रमन अपना पाठ याद कर रहा है? आर दे वोटिंग द प्लांट्स। क्या वो प्लांट्स को वोटिंग कर रहे हैं? आर बुल्स फाइटिंग द स्ट्रीट। क्या बुल्स गली में फाइटिंग कर रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये मैंने यहाँ इनके आंसर भी दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा पवन इज कमिंग हियर टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। ध्यान दें
आप क्वेश्चन जब भी बना पाएंगे जब आप उसका आंसर भी बना पाएंगे। अब ये क्वेश्चन इसी सेंटेंस से बना है, देखो क्या क्या इस सेंटेंस और सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस इज को मैंने पहले लिख दिया, देख लें। सबसे पहले इज लिख दिया, फिर पवन उसमें कमिंग लिख दिया, ये लिख दिया, टू लिख दिया, सेलिब्रेट लिख दिया, हिज बर्थडे लिख दिया। बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, सभी के साथ ऐसे ही करना है। जैसे बॉयज आर क्वारलिंग इन द क्लास, तो क्या कर दिया, यहाँ आर लिख दिया, ये हेल्पिंग वर्ब थी उसको पहले लिया है। इतना सही चेंज करना और कुछ भी चेंज नहीं करना है। आर यू आर टेकिंग मेडिसिन प्रॉपरली, तो आर यू टेकिंग मेडिसिन प्रॉपरली हो जाएगा। इस तरह से हम इनको चेंज करेंगे। रमन इज या रामा लिख दिया मैंने, एक ही बात है, इज लर्निंग इज लेसन, तो इज कहाँ गया, पहले आ गया। तो इसमें कोई भी बड़ी गणित नहीं है, रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिर्फ हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू वर्ड टाइप सेंटेंस, तो इनका पैटर्न वो सेम ही पैटर्न रहेगा। ये यहाँ से लेकर के डब्ल्यू, ये हेल्पिंग वर्ब से लेकर के यहाँ तक पैटर्न हम पहले वाले में यस और नो में सीख चुके हैं। ये पैटर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, ध्यान दें। यहाँ से लेकर के लास्ट तक पैटर्न सेम है ना। सिर्फ डब्ल्यूएस बनाने के लिए इस पैटर्न के पहले डब्ल्यूएस वर्ड ऐड कर देंगे तो डब्ल्यूएस पैटर्न बन जाएगा। जैसे कि हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन कॉल कर रहा है ना। तो क्या हो गया, ये तो पहले था ही। अब हु आएगा तो एक चीज आपको एक्स्ट्रा करनी होती है, हु आएगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को उठा देंगे। यहाँ पहले सब्जेक्ट था उसको उठा दिया, यस और नो में ये फर्क रहेगा तो हटा देंगे, तो बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है आई एम कॉलिंग यू, तो मैंने आई को हटा दिया क्योंकि आप क्वेश्चन हु से पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं कौन कर रहा है, तो वही आपको हटाना पड़ेगा। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जब इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे उसमें मैंने बताया है कि जब हु बनाते हैं तो क्या हटता है, वोट बनाते हैं तो क्या हटता है। ये बहुत ही, ये देखने में सुनने में आसान लग रहा है, इसको समझने में बहुत टफ कार्य है। वोट आर यू वॉचिंग हियर नाउ, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, तो वोट वी आर वॉचिंग रेसलिंग मैच हियर, हम एक रेसलिंग मैच यहाँ देख रहे हैं। तो वोट का मतलब क्या, तो रेसलिंग में चढ़ जाएगा, है ना। ये नॉन लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने अलग से समझाया है। हु आर वाई आर बॉयज स्टैंडिंग हियर, तो बॉयज आर स्टैंडिंग हियर टू ग्रोड ऑन बसेज, बस में चढ़ने के लिए बच्चे यहाँ खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं कारण बताना है, टू के बाद वह बढ़ जाएगी। Whom are you sending these gifts, आप ये गिफ्ट्स किन को भेज रहे हैं, तो आई एम सेंडिंग these gifts to मोहन, तो मोहन आ जाएगा। ये सब चीजें मैंने अलग से एक्सप्लेन की है। हाउ मेनी लेसन्स हैव यू कंप्लीटेड, आप कितने लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं, हाउ मेनी, तो संख्या बतानी है, संख्या क्या हो जाएगी। रमन विल कम हियर टुमारो, ये इसका नहीं, ये मैंने छोड़ दिया है ना, आगे वाला सेंटेंस दे दिया है। लेसन की संख्या का मतलब आप संख्या बता, जैसे आप कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड 5 लेसन्स, है ना, कोई भी संख्या लिख दें। हुज बुक्स इज दीज, ये बुक्स किन की है, यहाँ आर होना चाहिए था, दिस इज माई बुक, है ना, तो ये किसकी है इसके बारे में पूछना। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब आपके लिए अलग से क्विज है, ये एक आंसर है, इस आंसर से ये 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 4 क्वेश्चन, है ना, ये 4 क्वेश्चन। हु, है ना, पवन इज राइटिंग ए लेटर टू द प्रिंसिपल टू कंप्लेन अबाउट बिहेवियर ऑफ द मॉनिटर, तो किसको लिख रहा है, लेटर कौन लिख रहा है, पवन लिख रहा है, क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, किसको लिख रहा है, प्रिंसिपल लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। इन तीनों चारों का आंसर इसमें है, तो क्वेश्चन बनाते समय इनसे रिलेटेड चीज हट जाएगी। हाउ ओल्ड, है ना, तो ये बताना है, तो दिल्ली इज 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, ध्यान दें, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, माई सन इज 8 ईयर ओल्ड, माई सन इज 8 ईयर ओल्ड, तो ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इससे ये बनेगा, ध्यान रखना। और नीचे का आंसर और दिया मैंने, दिल्ली 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, तो हाउ फार, दूरी है तो क्या आएगा, फार आएगा। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन बनाने हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।